जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंटिन्यू करेंगे अपन। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं पिछले सेशन का। देखो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाए फाइनल गुड्स में, उसी गुड्स के प्रोडक्शन को अपन कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इंपॉर्टेंस। पहला, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लस रिड्यूसेस डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। दूसरा, इरेडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एंड रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटी। तीसरा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है, उसके बदले में अपने को मिलता है फॉरेन एक्सचेंज। और लास्ट, कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना ज़्यादा डेवलप्ड उतना ज़्यादा वो कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्परस। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन। इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट 27% टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, और इस 27% में से 17% कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का, और बाकी का 10% आता है माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से। मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2004 में एक काउंसिल सेटअप करी, एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। उसके बाद अपन ने पढ़ा इंडस्ट्रियल लोकेशन के फैक्टर्स जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, पावर और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। उसके बाद लास्ट में अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अच्छा, इंडस्ट्रियल लोकेशन वाले टॉपिक में एक टर्म रह गया था, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल। जब कोई अर्बन सेंटर डेवलप होता है तो वो कुछ एडवांटेजेस ऑफर करता है, जैसे वहाँ पे पावर सप्लाई कंटिन्यूस होगी, रोड्स अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, मार्केट ऑटोमेटिक डेवलप होगा, और इन्हीं एडवांटेजेस को देखते हुए उस अर्बन सेंटर के आसपास नए नए इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाएंगे। और अब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज आए, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, और इस पूरी इकोनॉमिक्स को अपन बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है इंडिया में गुड़गांव और नोएडा। हालांकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सर्विसेज है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि पहले अर्बन एरिया डेवलप होना शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज ने आना शुरू किया, और अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ रहा है तो अर्बनाइजेशन को और प्रमोट हो रहा है। तो उस पूरे इकोनॉमिक्स को अपन क्या बोलते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। होपफुली ये तुम्हें समझ में आया होगा। और अब करते हैं आज के टॉपिक की बातचीत। अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पे दो टाइप की इंडस्ट्रीज थी, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। आज अपन पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और उसमें पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तो हिस्टोरिकली बेहद इंपॉर्टेंट रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अंग्रेज आए और सबसे ज़्यादा ट्रेड टेक्सटाइल में ही किया गया, तो हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रही है ये इंडस्ट्री। और तभी से इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पहले भी और आज भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और है आज भी। दूसरा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। ये अपने को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं हमारे कंट्री में, और दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई प्रोवाइड करता है तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि काम बड़ा है ना, कपास उगाना, फिर उसको प्लग करना, फिर स्पिनिंग, वीविंग, टेलरिंग, सुइंग, तो बहुत सारे काम है, इसलिए खूब सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और तीसरा, ट्रेडिशनली भी और आज भी टेक्सटाइल खूब सारा एक्सपोर्ट करते हैं हम, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से इट इज़ अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अच्छा, एक खास बात और है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कि इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर है। रॉ मटेरियल जो भी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, और इस रॉ मटेरियल से जो भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उसके लिए जो भी मशीनरी चाहिए,
जो भी इंडस्ट्रीज चाहिए वो सब हमारे पास है। तो इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया की जो कि सेल्फ रिलायंट है, और इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में। ये बात हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। दूसरी है कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई आई है। अगर एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो पुराने टाइम में इस इंडस्ट्री में जो भी काम होता था हमारे कंट्री में वो हाथ से होता था। सुना होगा तुमने हैंड स्पिनिंग, हैंड वीविंग, हाथ से ऑपरेट की जाती थी ये इंडस्ट्री। स्पिनिंग का मतलब कपास से थ्रेड बनाना, धागा बनाना। गांधी जी चरखा चलाते थे, उससे बेसिकली थ्रेड बनाते थे, स्पिनिंग होता है वो। और वीविंग का मतलब कि उसी थ्रेड से जो भी तुम्हें कढ़ाई बुनाई करनी है वो सब किस में आएगा, वीविंग में। तो पुराने टाइम में ये सारा काम हाथ से होता था। 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आए, या ये कहें कि उस जमाने की मॉडर्न मशीन्स आई। और ये मॉडर्न मशीन्स कहाँ पर आई, इंग्लैंड में। और इन पावर लूम्स के आने की वजह से हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ। अब क्योंकि पावर लूम्स में मशीन के द्वारा प्रोडक्ट्स बन रहे थे और इंग्लैंड उनको इंडिया की मार्केट में बेचता था, तो हमारी लोकल मार्केट जिसमें कल तक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट चलता था, अब उसको कैप्चर कर लिया इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ने। तो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट को बड़ा नुकसान हुआ। एक चीज़ और, हमारे यहाँ पे जो सबसे पहली फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो लगाई गई वो लगाई गई एट मुंबई। कहाँ लगाई गई, मुंबई में, और 1854 में लगाई गई। कौन से ईयर में लगाई गई, 1854। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1854 में पहली टेक्सटाइल मिल इंडिया में लगाई गई। कहाँ लगाई गई, मुंबई में। ट्रेडिशनली अगर बात करें तो जितनी भी हमारी कॉटन इंडस्ट्री है वो 2 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी ज़्यादातर, या तो मुंबई में लगी हुई थी या फिर गुजरात में। मुंबई और गुजरात में कॉटन इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेटेड होने का रीज़न क्या था, बड़ा सिंपल। इंडस्ट्रियल लोकेशन के अपन ने फैक्टर्स पढ़े हैं, वही फैक्टर्स यहाँ पे काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मुंबई और गुजरात में कॉटन की अवेलेबिलिटी खूब है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे पूरा था, इसलिए एक तो। दूसरा, चीप लेबर अवेलेबल थी यहाँ पे, सस्ती लेबर, चीप लेबर अवेलेबल थी। तीसरा, मुंबई और गुजरात मॉडर्न एरियाज़ हैं तो मार्केट की अवेलेबिलिटी अच्छी थी। चौथा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी थी, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रोड रेल ही नहीं, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट खूब सारा करते हैं हम कॉटन इंडस्ट्री से, तो ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाना सही रहेगा जहाँ पे सी पोर्ट्स हों, और मुंबई और गुजरात में खूब सारे सी पोर्ट्स थे। और लास्ट, कॉटन के लिए चाहिए मॉइस्ट क्लाइमेट, और मुंबई और गुजरात में मॉइस्ट क्लाइमेट होता है। तो इस वजह से जितनी भी पुराने टाइम में कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी वो या तो मुंबई में थी या गुजरात में थी ज़्यादातर। अच्छा, अगर बात करें आगे तो स्पिनिंग के मामले में हमारा सिनेरियो बहुत अच्छा है। स्पिनिंग के मामले में हमारा जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है हमारा स्पिनिंग के मामले में। और स्पिनिंग के लिए एक और चीज़ कि ये हमारे कंट्री में सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड मतलब कि 2-3 स्टेट्स में स्पिनिंग होती है, वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सेंट्रलाइज सिस्टम है। जो थ्रेडिंग या स्पिनिंग का जो काम है वो ज़्यादातर या तो गुजरात में या महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड क्लास है। मामला ख़राब है हमारा वीविंग में। वीविंग में जो हमारा फैब्रिक है वो लो क्वालिटी का फैब्रिक है, लो क्वालिटी फैब्रिक है, और ये दिक्कत वाली बात है। बट वीविंग जो है वो हमारी डिसेंट्रलाइज्ड है। कैसी है, डिसेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज्ड होने का बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि थ्रेड तो बन गया गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु में, उसके बाद हर जगह का अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, अपना पहनावा है, अपने डिज़ाइंस हैं, तो अपने हिसाब से उस थ्रेड को कैसे भी बना लो, कुछ भी बना लो। तो इसलिए हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम है, इसीलिए वीविंग क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तीसरा, अगर बात करें इंडिया में एक्सपोर्ट्स की,
तो एक्सपोर्ट्स के मामले में हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्री से जो एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादातर होता है जापान में। ज़्यादातर एक्सपोर्ट अपन कहाँ करते हैं? जापान में। लेकिन जापान के अलावा भी यूएस, यूके, रशिया वगैरह में भी अपना एक्सपोर्ट होता है। स्पिनिंग में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है अपना, वीविंग में लो क्वालिटी का फैब्रिक है और ये दिक्कत वाली बात है। स्पिनिंग अपनी सेंट्रलाइज्ड है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड है। एक्सपोर्ट अपना ज़्यादातर जापान में होता है, उसके अलावा यूएस, यूके और रशिया में भी होता है। बट ऐसा नहीं है कि कॉटन इंडस्ट्री में सब कुछ सुनहरा है, कुछ चैलेंजेस भी हैं इस इंडस्ट्री के, और चैलेंजेस क्या हैं वो देखते हैं। देखो, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की वो है इट इज़ फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। कॉटन इंडस्ट्री इतना पोटेंशियल, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है। बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है, छोटे छोटे यूनिट्स में काम होता है, और वो एक चैलेंज है, वो एक दिक्कत वाली बात है। हर एक इंडस्ट्री में यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, इरेटिक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, बिजली कंटिन्यूस नहीं मिल रही है। और एक दूसरा यूनिवर्सल प्रॉब्लम हर एक इंडस्ट्री का हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट लो लेबर आउटपुट। हमारे यहाँ की जो लेबर है इतनी पढ़ी लिखी और अवेयर नहीं है, इसलिए जो लेबर आउटपुट है वो कैसा है, अपने यहाँ पे लो है। अगला, वीविंग हमारे यहाँ पे लो क्वालिटी फैब्रिक की है, तो ज़रूरत है हमें मॉडर्न मशीन्स की, मॉडर्न मशीन्स फॉर वीविंग एंड प्रोसेसिंग। और लास्ट एक चैलेंज है कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। आजकल कॉटन को उतना प्रेफर नहीं कर रहे लोग, सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ये इस इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया में। इसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में 2 और बची हैं, जूट और शुगर केन, वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।